नमस्कार, दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते रहते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर दिखाएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का ऐलान हो चुका है। मुल्ला मोहम्मद को अफगानिस्तान की कमान मिली है, तो वहीं मुल्ला गनी ब्रादर जो कि कहा जा रहा था कि प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो वहीं तमाम ऐसे जो लीडर्स हैं जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में, उनको तालिबान की सरकार में जगह दी गई है। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि तालिबान के जो रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ कैसे होते हैं, किस तरीके से सरकार चलाई जाएगी। क्या ये सरकार कठपुतली की तरह सिर्फ महज बन के रह जाएगी, या फिर तालिबान की जो मिसालें उन्होंने कायम करी है वो लागू की जाएंगी। तो अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार का ऐलान हो चुका है। मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया। तालिबान की सरकार में मुल्ला बरादर को नंबर 2 की जगह उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया और कई ऐसे नेता हैं जो आतंकी लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें भी सरकार में जगह दी गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने तालिबान की तारीफ की है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें तालिबान से अच्छी सरकार की उम्मीद है, जहां तालिबान हर किसी के साथ इंसाफ करेगा। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने सभी देशों से तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ते की बात कही। वही फारूक अब्दुल्ला के बयान से राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान में बनी तालिबान की सरकार को लेकर बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा उन्हें उम्मीद है कि तालिबान अफगानिस्तान में अच्छा शासन देगा। श्रीनगर में एक कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान में इस्लामिक नियमों के आधार पर शासन करना चाहिए। दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि तालिबान हर किसी से इंसाफ करेगा। वहीं फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने फारूक अब्दुल्ला पर हमला बोला। देश में बदलते मौसम के बीच अब राजनीतिक हवाएं भी तेज होने वाली हैं। दरअसल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी, सह प्रभारी और संगठन प्रभारियों की नियुक्ति की है। बता दें कि पार्टी आलाकमान ने जमीनी हकीकत जानने के लिए दिग्गज नेताओं के साथ युवा चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी विद डिफरेंस ने 5 राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। इस कड़ी में यूपी के लिए धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया। वहीं उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी को प्रभारी बनाया गया। पंजाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ साथ हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी, विनोद चावड़ा को कमान सौंपी गई। गोवा में देवेंद्र फडणवीस को प्रभारी बनाया गया। मणिपुर में भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई। प्रभारियों के साथ साथ बीजेपी ने इन राज्यों के लिए सह प्रभारियों की भी नियुक्ति की है। इसके तहत यूपी के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे, पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा के कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर को नियुक्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेती है और यही कारण है कि जब जब चुनाव आए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर पिछले से ज्यादा बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की है। इस बार भी 2022 के चुनाव के पहले उन्होंने किस तरीके से अपने फील्डिंग की है, फील्डिंग जमाई है, वो साफ तौर पे दिखता है। इनको ठीक भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से काम करती है, बहुत माइक्रो लेवल पे काम करती है। माइक्रो लेवल काम करने का फायदा ये होता है जिस तरीके से एक मिस्त्री को मालूम होता है कि मतलब उसकी गाड़ी में कौन सा नट कितना टाइट है, कौन सा नट ढीला हो रहा है, किस नट को टाइट करने की जरूरत है। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर काम करती है और अपने हर नट को टाइट मजबूत रख करके ही वो मैदान पे आती है ताकि कहीं की गलती ना होने पाए। यही कारण है कि आज जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी जो घोषित किए गए हैं, सह प्रभारी घोषित किए गए हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। इसमें तमाम लोग हैं। आपको बता दें कि जो लोग जितने भी नाम है सब बड़े नामी गिरामी लोग हैं और इन सभी लोगों से भारतीय जनता पार्टी को आगामी आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में माइक्रो लेवल से लेकर के ऊपर तक लाभ मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रभारियों की तैनाती की है, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश की कमान सौंपी गई है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के हाथों में। वहीं सह प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें लोकसभा सदस्य लॉकेट चटर्जी को उत्तराखंड का सहप्रभारी बनाया गया है। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह को भी सहप्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे 57 का बहुमत 60 तक पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर चुनाव प्रभारी कमान संभालेंगे। साथ ही बेहतर तरीके से जो प्रदर्शन होगा उसको जमीन पर लाने का भी काम किया जाएगा। 2022 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन होने हैं, जिसके मद्देनजर बीजेपी के द्वारा अपने चुनाव प्रभारी लगा दिए गए हैं। बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब के चुनाव प्रभारी के तौर पर गजेंद्र शेखावत की ड्यूटी लगा दी गई है। उनके साथ में 3 जो है सहायक जो हैं वो प्रभारी लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी शिखा और MP विनोद छाबड़ा की ड्यूटी लगाई गई है। मनीषा रेखे की ड्यूटी लगाई गई है। पंजाब में विधानसभा इलेक्शन 2022 में होने हैं, जिसके मद्देनजर बीजेपी ने तैयारियां कर ली हैं। हालांकि पंजाब में पहली बार होगा कि बीजेपी इंडिविजुअली अपने दम पर जो है इलेक्शन लड़ने जा रही है। एक चुनौती भरी इलेक्शन है, क्योंकि एक तरफ जो है किसानों का विद्रोह जो है बीजेपी को झेलना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे में इलेक्शनों के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के लिए एक चुनौती भरी सामने आ सकती है, क्योंकि लगातार जो है किसान जो है वो बीजेपी के नेताओं का जो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी अपने नेताओं को जो है किस तरह से चुनाव प्रचार के लिए तैयार करती है, क्योंकि लगातार जो है जितने भी बीजेपी पंजाब के जो लीडर हैं वो ज़्यादातर जो है अकाली दल में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में 117 सीटों पर जो है बीजेपी अपनी दम पर जो है इलेक्शन लड़ने जा रही है। अभी कैंडिडेट के बारे में तो कोई भी जो सूची नहीं बनाई गई है। ऐसे में प्रचार करना एक बड़ी चुनौती जो है वो बीजेपी के लिए साबित हो सकती है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभावने में जुटी हुई हैं। राजनीतिक पार्टियां विशेष रूप से ब्राह्मण वोटर को लुभावने में जुटी हुई है। वहीं अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी 12 सितंबर से प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन 12 सितंबर को औरैया से शुरू होगा और 19 सितंबर को बांदा में इस सम्मेलन का समापन होगा। आपको बता दें, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी भी प्रदेश के 75 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल जातीय गणित के मजबूत समीकरण के साथ उतरना चाहता है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को रिझाने के तमाम जतन के बीच प्रबुद्ध जन की बात कर सभी पार्टियां खास तौर पर ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने के प्रयास में है। वहीं अब इस कड़ी में समाजवादी पार्टी 12 सितंबर से प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। 12 सितंबर को औरैया से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत होगी और 17 सितंबर को फतेहपुर, 18 सितंबर को चित्रकूट और 19 को बांदा में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित होगा। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर चुकी है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी जोर शोर से जुट गई है। दरअसल कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर है। प्रियंका गांधी चुनाव को लेकर लगातार यूपी के दौरे कर रही हैं और चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रही हैं। दरअसल प्रियंका गांधी 10 और 11 सितंबर को भी लखनऊ जाएंगी। इस दौरान चुनाव को लेकर बैठक करेंगी। दरअसल चुनाव को लेकर कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी के चलते कांग्रेस भी पूरे जोर शोर से यूपी के चुनावी मैदान में उतरने वाली है। दरअसल कमान प्रियंका गांधी के कंधे पर है, तो क्यों न कहा जाए कि कांग्रेस चुनावी बयार में खुद ही बदल रही है। दरअसल प्रियंका 10 से 11 सितंबर को लखनऊ जाएंगी और पार्टी की राज्य चुनाव समिति और सलाहकार समिति के साथ बैठक करेंगी। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों का MSP घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने 2021-22 के ये रबी की फसलों का MSP 40 रुपए से 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का हरियाणा सरकार ने स्वागत किया है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने केंद्र सरकार का MSP बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने भी MSP बढ़ाए जाने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने गेहूं का MSP 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2015 रुपए किया है, जबकि इसी तरह सरसों के रेट में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है।
अब सरसों का रेट इस बढ़े हुए दाम के बाद 5,050 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। विक्रम मजीठिया मानहानि मामले में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 1 लाख रुपए के जुर्माने के बाद जमानत मिल गई थी। सोमवार को लुधियाना के एक अदालत में संजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। कोर्ट में आदेश देने के बावजूद जब संजय सिंह वहां पर मौजूद नहीं हुए तो उनको फटकार भी लगाई गई। सोमवार को कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दरअसल संजय सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को नशा तस्कर बताया था, जिसके बाद विक्रम सिंह मजीठिया ने उनके खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दर्ज किया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी संजय सिंह के कोर्ट में पेश न होने पर संजय सिंह को फटकार लगाई गई थी और इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को 17 सितंबर तक गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का आदेश जारी कर दिया है। भारत में कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटों में 37,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 360 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 39,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने के साथ साथ एक्टिव केसों की संख्या में भी कमी आ रही है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी जोरों शोरों से चल रहा है। आधी से ज्यादा आबादी को पहला टीका लग चुका है। देश में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 37,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 369 कोविड मरीजों ने जान गंवाई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 30 लाख के करीब हो गई है, जबकि कोविड मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ने के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 3,91,000 रह गई है। तो वहीं देश में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम जोर शोर से चल रहा है। बीते एक दिन में कुल 78,47,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के अब केवल कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले राज्य में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम धमाकों ने पूरे पश्चिम बंगाल को लाकर लग दिया है। इसके बाद आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल उठने गए हैं। वहीं इस बम धमाके के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में चुनावों से पहले इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं और एक बार फिर से इस तरीके की घटनाएं निंदनीय है। आपको बता दें कि इस बम धमाके में किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन उपचुनाव से पहले इस तरीके की घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले एक बार फिर कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर सुबह 3 बम फेंके गए हैं, जिससे उनके घर का लोहे का गेट क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस मामले में टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमलावर संभवतः बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के नौशहरा से तस्करी के पैसे जो है वो बरामद किए गए। नशे की तस्करी के बाद ये पैसा जो है लोगों ने इकट्ठा किया था और ये माना जा रहा है कि सिकंदर का भाई मंजूर है, उससे ये पैसा जो है वो बरामद किया गया है। एक बैग में 1 करोड़ 64 लाख रुपए रखे गए थे, जो पुलिस ने एक सर्च अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को बरामद हुए हैं। ये माना जा रहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल इस इलाके में आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए किया जाना था। पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आज फरीदाबाद के गांव अजखीर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अपने पुराने तेवरों के साथ कार्यकर्ताओं के बीच नजर आए। उन्होंने भाजपा सरकार पर इस सम्मेलन में जमकर निशाना साधा। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा सरकार को लुटेरों की सरकार बताते हुए कहा कि इस सरकार ने दोनों हाथों से देश को लूटने का काम किया है और ये काम अभी भी जारी है। इसके साथ साथ उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार की नीतियों के कारण हरियाणा कर्ज में डूब गया है और आज हर बच्चा अपने सिर पर कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर भी ओम प्रकाश चौटाला सरकार के खिलाफ उग्र नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो कृषि बिल लाए गए हैं वे किसानों को कमजोर करने के लिए लाए गए हैं, जिसका इनेलो पुरजोर विरोध करती है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जहां कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, वहीं
लंबे समय बाद अपने नेता का संबोधन सुनकर इनेलो कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आए और साथ ही साथ जो मंत्र इनेलो सुप्रीमो देकर गए हैं संगठन को मजबूत करने का, उस मंत्र के साथ इनेलो कार्यकर्ता अब काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं। मॉनसून ने इस बार हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। दरअसल 936 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन यहां पर किया गया है और इसके अलावा 350 लोगों की मौत अब तक मॉनसून सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। यही नहीं, खेत खलियान, किसान, बागवान समेत पर्यटकों तक को चिंता इस बात को लेकर है कि अब मॉनसून थम जाए और इंद्रदेव कहीं ना कहीं अब थोड़ी राहत यहां पर लोगों को दें। इसको लेकर एक बार फिर चिंता की लकीरें जरूर खींच जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में एक बार फिर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं मॉनसून सक्रिय होगा, जिससे भारी बारिश हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में होगी। इसके साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी एडवाइजरी के रूप में ये कहा है कि लोग नदी नालों से और भूस्खलन वाली जगहों से दूरी बनाए रखें, जिसको लेकर सभी जिला प्रशासन को जरूरी एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीवन खंड के गांव फिरोजपुर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं। समस्या काफी गंभीर हो चुकी है। पिछले 5 सालों से सड़कें तालाब बन चुकी है और ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और स्कूलों में आने जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि वह काफी बार इसके बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या कोई भी हल नहीं हो रहा। प्रदेश की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। इस बार उनकी परीक्षाएं बोर्ड की होंगी। आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने आज ये घोषणा की है। उन्होंने बताया कि गवर्नर ने आरटीई में संशोधन कर दिया है। संशोधन के बाद शिक्षा बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इस बार परीक्षाएं बोर्ड लेगा। इसके लिए सारी तैयारियां बोर्ड 15 दिन के अंदर अंदर कर लेगा। चेयरमैन ने बताया कि इसके लिए सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हों, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने इस प्रकार से पौधे लगाने के लिए कहा था, तो उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि हर बच्चा पौधा लगाए। इसके लिए स्कूल मुखिया लिख करके देगा कि बच्चों ने पौधे लगाए हैं। उसके बाद ही बोर्ड इंटरनल नंबर भी बच्चों को देगा। नीम साहब गुरुद्वारा में गोलीबारी हुई है, जिसमें 6 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक घायल को कैथल से पीजीआई रेफर किया गया था और सूचना मिली है कि उसकी रास्ते के अंदर मौत हो चुकी है। मृतक का नाम जोगा सिंह बताया जा रहा है। बता दें कि आज एक संगत चल रही थी, जिसमें ड्राइवर बिट्टू, जो कि गुरुद्वारा के अंदर पहले से ही काम कर रहा है, उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान बिट्टू अपने साथ 20 से 25 लोग साथ में लेके आया था। उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और गोलीबारी में बिट्टू नाम का शख्स ने लगभग 6 लोगों को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी घटना को अंजाम देने में डेरा गदला के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि साहब सिंह विरक और उनके लड़के कमल विरक का भी हाथ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया है कि ये पहले ही प्री प्लान के साथ आए थे। उन्होंने आते ही गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें संगत को पता नहीं था, जिस कारण लगभग 6 जो लोग हैं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनमें से एक की मौत भी हो चुकी है। पूरा सिख समुदाय कैथल के नागरिक अस्पताल में पहुंच चुका है। हालांकि अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने भी गोलीबारी के बाद जो है भारी संख्या में पुलिस बल वहां पे तैनात कर दिया है और जो गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले शख्स हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुट गई है। हिसार की एचयू यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद फिर से कृषि मेले का आयोजन किया गया है और कृषि मेले की मुख्य थीम रखी गई है, वो है जल संरक्षण। और हरियाणा के साथ साथ अन्य प्रदेशों के किसान भी यहाँ पर पहुँचे हैं और आधुनिक तकनीकी के जितने भी कृषि यंत्र है उनकी जानकारी उनको दी जा रही है। साथ में वो अपनी उपज बढ़ा सके, जिसके चलते नए नए बीज की वैरायटी है और स्प्रे है, उनकी जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है। स्टॉल लगाए गए हैं विभिन्न कंपनियों के द्वारा किसानों को जितनी भी कृषि से संबंधित सभी जानकारियाँ यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है। कृषि मेला 2 दिन के लिए लगाया गया है, आज और कल लगाया जाएगा और इसका शुभारंभ है वो एचयू यूनिवर्सिटी के वीसी द्वारा किया गया था और आने वाले 2 दिन तक कृषि मेला का आयोजन